जब तक रोहित और सनी नीचे आते तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मारवा फैमिली की काफी पुरानी जान पहचान थी। मारवा इंडस्ट्रीज के काफी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा। रोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते तो मिस्टर किशन मल्होत्रा को यहाँ जरूर विजिट करते हैं। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी निकाले। तुम इंटरकॉम से फोन करके आर्यन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लॉबी की भीड़ हटते ही कामिनी लॉबी के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था वो कामिनी को देखकर हंस रहे थे। कामिनी ने उन सब की ओर गुर्रा कर देखा और जोर से चिल्लाई, What are you laughing for? लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और टेंस हालत में चेयर पर बैठी हुई थी। रोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिसेस मल्होत्रा ने जब रोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने रोहित से पूछा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं रोहित मारवा। नाम सुनते ही अंजलि ने तुरंत रोहित को पहचान लिया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, काफी साल हो गए तुम्हें देखे, पहचान नहीं पाई। रोहित ने किशन जी की ओर देखकर फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी, आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और आपने हमें बताया भी नहीं। अंजलि जी ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, बेटा हमें भी कहाँ मालूम था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकाले और हम दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक छोटी बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई अता पता नहीं है। हम निराश होकर फिर से होटल पहुँचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई पता नहीं लगा पाए थे। अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी, जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये हॉस्पिटल भी आपकी है और वो होटल भी आपकी है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा हैं तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने वक्त पर अंकल का इलाज वहीं होटल में नहीं किया होता तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा, फोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखिएगा। बेटा समझकर फोन मिला लीजिएगा। रोहित की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने रोहित से कहा, वहाँ होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और यहाँ अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की इस बात पर रोहित ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं, एक तो बेवकूफों की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने रोहित से पूछा, मगर भैया हम इस जीनियस को ढूंढेंगे कैसे? रोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और होटल की सिक्योरिटी चीफ को फोन लगाया। रोहित ने उससे कहा,
आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। रोहित जानना चाहता है कि आखिर किशन अंकल की जान किसने बचाई थी। होटल पैराडाइज पहुंचते ही रोहित ने सिक्योरिटी इंचार्ज को फ्रंट ऑफिस में बुलाया। रोहित ने सनी से कहा, आर्यन काफी देर से स्वीट में अकेला है, तुम जाकर उसे देखो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूं। सनी को भी उस लड़की की तस्वीर देखनी थी, मगर वो जानता था कि आर्यन काफी देर से अकेला है, उसके पास जाना इस वक्त जरूरी है। सनी के जाते ही सिक्योरिटी चीफ एक लैपटॉप में सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप सिक्योरिटी सर्वर से कनेक्ट किया, रिसेप्शन से एक स्टाफ मेंबर रोहित को ढूंढता हुआ फ्रंट ऑफिस में आया। उसने रोहित से कहा, सर आपके परिवार से कोई मिलने आया है। हमने उनसे कहा कि आप इस वक्त कमरे में नहीं हैं, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो आपकी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वीट में उस वक्त आर्यन अकेला था। परेशान रोहित ने स्टाफ को डांटते हुए कहा, तुमने उन्हें ऊपर जाने क्यों दिया? कौन थे वो? डरे हुए रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो आपके कजन ब्रदर धीरज मारवा थे। आखिर वो भी तो मारवा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं। हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? रोहित के चेहरे पे अचानक टेंशन साफ दिखाई देने लगा। वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट की ओर भागने लगा। उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स और कुछ स्टाफ के लोग भी दौड़ रहे थे। रोहित जोरों से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। एक बॉडीगार्ड ने रोहित से कहा, सर फिक्र मत कीजिए, हमारे 6 गार्ड्स ऊपर आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तभी रोहित ने बड़ी भारी आवाज में उस गार्ड से कहा, मगर तुम धीरज को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऊपर रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आर्यन अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े लोगों की ओर देख रहा था। धीरज के बॉडीगार्ड्स और रोहित के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी दोनों ग्रुप के बीच में फाइट शुरू हो सकती थी। धीरज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। धीरज ने एक हाथ से सिगार पकड़ रखी थी। सिगार का धुआं उड़ाते हुए उसने आर्यन से कहा, चलो भाई तुम्हें लेने आया हूँ आर्यन, चलो दादाजी के पास जाएंगे और अपने किए की सजा पाएंगे। धीरज का चेहरा देखकर आर्यन को बहुत डर लग रहा था। धीरज ने झटके से आर्यन को उठाया और बालकनी की रेलिंग पर से फेंकने लगा। आर्यन के चिल्लाते ही धीरज रुक गया। आर्यन को जमीन पर रख के जोर जोर से हंसने लगा। धीरज के बॉडीगार्ड्स भी हंसने लगे। तभी धीरज फिर से आर्यन की ओर कदम बढ़ाने लगा। आर्यन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने आप उसके कदम पीछे जाने लगे। तभी सनी आर्यन और धीरज के बीच में आकर खड़ा हो गया। सनी ने धीरज से कहा, धीरज भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह आर्यन को नहीं ले जा सकते। रोहित भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। धीरज ने सनी को एक हाथ से आर्यन के सामने से हटाया और कहा, सनी तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं जानते, मेरे बीच में मत आओ। अरे मुझे तो यहाँ खुद दादाजी ने भेजा है। इस नाजायज को, मेरा मतलब है इस बच्चे को घर लाने का हुक्म दिया है। तुम ही बताओ, दादाजी के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो बेटा, दादाजी ने बुलाया है। धीरज अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सनी ने फिर से धीरज को रोक लिया। धीरज भैया प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया अभी ऊपर आते ही होंगे, आप पहले उनसे बात कर लीजिए। धीरज को सनी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बड़े गुस्से से सनी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम रोहित के कजन हो इसलिए तुम्हें उसने साथ रखा है? नो, उसे आर्यन के लिए एक आया चाहिए थी, बस तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है। तुम ही सोचो, जिस आदमी ने किसी नाजायज के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया, उसने तुम्हें क्यों अपने साथ रखा है? चलो अब हट जाओ मेरे रास्ते से। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सनी के सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा था। सनी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बाकी काफी चीजों में बहुत होशियार था। फैमिली में सबसे ज्यादा हमेशा रोहित ने ही सनी को सपोर्ट किया था और इसीलिए वो रोहित के साथ रहना पसंद करता था। और अब तो ये न सिर्फ उसके भतीजे की सेफ्टी का सवाल था, बल्कि उसके गेमिंग गुरु की भी सेफ्टी का सवाल था। सनी ने आर्यन को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरज से कहा, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आप आर्यन को नहीं ले जा सकते बस। इस बात पर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए सनी से कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं।
सनी ने बचपन में धीरज के हाथों बहुत मार खाई थी। धीरज कराटे में ब्लैक बेल्ट था। सनी को पता था कि वो चाहकर भी धीरज का मुकाबला नहीं कर सकता था। सनी के पास आकर धीरज ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद बचपन की बातें अब तुम्हें याद नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, काफी बातें तुम भी भूल चुके हो धीरज। तुम्हारा बेवजह बच्चों को परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहित ने धीरज के बॉडीगार्ड को धक्का मारकर अपने लिए रास्ता बनाया। रोहित धीरज के बिल्कुल सामने आकर बोला, कोई मेरे ही घर में मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े, ये मुझे आज भी पसंद नहीं। रोहित को देखकर धीरज ने अचानक ही अपना मूड और बात बदलते हुए कहा, अरे रोहित, तुम आ गए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरज को पता था कि कराटे में रोहित उसका भी सीनियर था, इसलिए रोहित से किसी भी तरह का मुकाबला करना फिजूल था। धीरज दोनों हाथ फैलाकर रोहित के गले मिल गया। रोहित बस यूं ही खड़ा रहा। धीरज ने ये नोटिस किया कि रोहित को अच्छा नहीं लगा है। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। तुम थे नहीं तो मैंने सोचा सनी के साथ वही पुरानी मस्ती की जाए। रोहित ने धीरज की बात काटते हुए कहा, क्यों आए हो धीरज? धीरज लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर सिगार बुझाते हुए बोला, दादाजी ने बुलाया है तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम इस आर्यन के साथ वापस घर चलो और हम सब बैठकर फैसला ले लेते हैं कि आर्यन की सजा क्या होनी चाहिए। रोहित ने धीरज को आंखें दिखाते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।